नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में वैसे तो अभी 1 साल से ज्यादा का समय बचा है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अभी से ही राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण सूबे में पैर जमाने के लिए सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने भाजपा के पूर्व सहयोगी सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर 2022 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। ओवैसी बिहार में मिली हालिया चुनावी सफलता से उत्साहित हैं। बिहार में उनकी पार्टी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और उनमें से 5 सीटें जीती। इससे मिले हौसले के बाद वो अब बंगाल और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। बंगाल में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी को देखते हुए उनका पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ना राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकता है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो 2017 के विधानसभा चुनावों में ओवैसी ने 38 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए थे। तब उन्होंने कोई सीट नहीं जीती, पर उन निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी पार्टी को 2.47% वोट मिले थे। इस बार उनका गठबंधन सुहेलदेव पार्टी से है, जिसने 2017 में भाजपा गठबंधन घटक के रूप में 8 प्रत्याशी खड़े किए थे और 4 सीटें जीती थी। उन निर्वाचन क्षेत्रों में उसे 34.14% वोट मिले। ओवैसी यूपी की करीब 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रदेश में ना उनका संगठन है, ना जनाधार, ना कोई काम, पर यदि कोई तत्व मजबूत है तो वो है सांप्रदायिकता। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 20% है। 25 जिले और 140 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें मुस्लिम जनसंख्या 20% से ऊपर है। वो क्षेत्र AIMIM के लिए लाभदायक रहेंगे क्योंकि मुस्लिम मतदान की कुछ खास प्रवृत्तियां हैं, जैसे भाजपा को हराना। जो दल भाजपा को सबसे मजबूत चुनौती दे उसे जिताना है, और यदि कोई सशक्त मुस्लिम दल या नेतृत्व उपलब्ध है तो उसे पहले वोट देना है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि फिर 2017 में मुस्लिमों ने ओवैसी को वोट क्यों नहीं दिया। दरअसल तब प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और मुस्लिमों को उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी फिर से जीतेगी, इसलिए उन्होंने किसी और विकल्प पर विचार नहीं किया। लिहाजा सपा को मुस्लिमों के 60% वोट मिले। मायावती ने भी 2017 में दलित मुस्लिम समीकरण बनाने की कोशिश की थी, पर उनको पहले की ही तरह 18% मुस्लिम वोट मिले। अब तो भाजपा को भी मुस्लिमों के वोट मिलने लगे हैं। आंकड़ों के अनुसार भाजपा को 2014 में 10%, 2017 में 7% और 2019 में 8% मुस्लिम वोट मिले। बहरहाल 2022 में यूपी में मुस्लिमों को ओवैसी के रूप में एक सशक्त विकल्प मिलेगा। उनके सामने बिहार का मॉडल है। वो ओवैसी में मुस्लिम नेतृत्व की संभावना देखते हैं, इसलिए मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग सपा से खिसककर ओवैसी की ओर जा सकता है। ओवैसी के गठबंधन में शिवपाल यादव के आने से इसकी संभावना बढ़ जाएगी। दलीय विभाजन और 2017 के विधानसभा चुनावों के बाद सपा हाशिए पर है। उसके नेता अखिलेश यादव आज ट्विटर पॉलिटिशियन होकर रह गए हैं। पिता मुलायम सिंह से जो सशक्त जनाधार उनको मिला था वो उसे संभाल नहीं पाए। जिस तरह अखिलेश ने 2017 में राहुल गांधी के साथ यूपी के 2 लड़के और फिर 2019 में मायावती के साथ बुआ भतीजा समीकरण बनाने का असफल प्रयोग किया, उससे ये स्पष्ट है कि सपा को नेतृत्व देने में वो नाकाम रहे हैं। मुस्लिमों का उनसे मोह भंग हुआ है, इसलिए भाजपा की बी टीम कहकर AIMIM की उपेक्षा करना सपा को भारी पड़ सकता है। यूपी का इतिहास गवाह है कि जब जब सपा ने अपने को मुस्लिम वोटों का हितैषी बन चुनाव लड़ा है, तब तब भाजपा को फायदा मिला है। चाहे 2017 का चुनाव हो, चाहे 1991 का चुनाव रहा हो, ऐसे में ध्रुवीकरण होता है। उसमें हिंदुओं के एकजुट होने की संभावना रहती है, जिसका भाजपा प्रचार करती रही है। इससे ओवैसी सपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इसके लिए सपा को अपनी रणनीति बदलनी होगी। दूसरा नुकसान सुहेलदेव पार्टी को होगा। 2017 में उसे 4 सीटें इसलिए मिली क्योंकि भाजपा उसे अपना वोट ट्रांसफर करवा पाई, पर AIMIM में ये क्षमता नहीं है। इसलिए संभव है कि सुहेलदेव पार्टी अपनी वर्तमान सीटों को भी ना बचा पाए और फायदा केवल ओवैसी को ही हो। ओवैसी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है।
वो दलितों और पिछड़ों को हिंदू समाज से काटकर हिंदुत्व पर प्रहार करना चाहते हैं। वो सेक्युलर पार्टियों से अल्पसंख्यक अधिकार और मुस्लिम नेतृत्व के मुद्दे छीनकर उनकी अगुवाई करना चाहते हैं। वो इन पार्टियों पर सॉफ्ट हिंदुत्व का आरोप लगाकर उनको सेक्युलरिज्म और सॉफ्ट हिंदुत्व के भंवर में फंसाना चाहते हैं। वो नागरिकता संशोधन कानून, कृषि कानूनों संबंधी किसान आंदोलन, रोजगार के मुद्दों को अल्पसंख्यक सुरक्षा और मुस्लिम प्रतिनिधित्व से जोड़कर दलितों, पिछड़ों के साथ साझा मंच बनाकर काशीराम के बाम सेव जैसा कोई प्रयोग भी कर सकते हैं। बाम सेव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और इन समुदायों के धर्मांतरित अल्पसंख्यकों के कर्मचारियों का अखिल भारतीय संगठन है, जो व्यवस्था भारत में व्याप्त गैर बराबरी को दूर कर बराबरी स्थापित करना चाहती है। इसकी स्थापना 1973 में मान्यवर काशीराम और DK खरपड़े ने की। काशीराम ने दलितों को एकताबद्ध कर अत्याचारों का प्रतिरोध करने तथा उन्हें समाज में न्यायोचित स्थान बनाने के लिए जोरदार ढंग से प्रेरित किया था। आजकल ये संगठन मूल निवासी बहुजन संघ के नाम से जाना जाता है। बीच में कमजोर पड़ गई बामसेव को बाबा साहेब अंबेडकर के जन्मदिन 14 अप्रैल को सन 1978 में फिर से सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। बामसेव से काशीराम ने दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दलित कर्मचारियों का संगठन मजबूत बनाया। बामसेव ब्राह्मणवाद को अपना मुख्य शत्रु मानते हुए महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले और बाबा साहेब अंबेडकर को अपना आदर्श पुरुष मानती है। बामसेव के अनुसार समानता विरोधी शक्तियों से लड़ने के लिए सामाजिक बदलाव के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी जरूरी है। बामसेव का विश्वास है कि सत्ताधारी जातियों और शोषित जातियों के स्पष्ट विभाजन को समझते हुए हमें शोषित जातियों को संगठित कर शोषण का प्रतिकार करना होगा। इसकी बानगी गत दिनों बिहार में देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में ओवैसी के आने से भाजपा को जितना नुकसान नहीं होगा, उससे ज्यादा उसे सुहेलदेव और अन्य छोटे दलों के छिटकने से हो सकता है। भले ही अपना दल का कृष्णा पटेल गुट ओवैसी के साथ जाए, पर भाजपा के लिए अनुप्रिया पटेल गुट को साथ रखना जरूरी है। उसे कुछ अन्य छोटे और सीमांत दलों को भी साथ रखना होगा, जिससे पार्टी की समावेशी छवि बनी रहे। उत्तर प्रदेश में 2014, 2017 और 2019 चुनावों में शानदार प्रदर्शन के कारण सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाने वाले सभी दलित विधायक और सांसद भाजपा के खाते में चले गए, जिससे पार्टी को दलित समाज में पैठ बनाने का मौका मिला। इसी के साथ पार्टी ने चुनावों में ओबीसी समाज को उनकी जनसंख्या 40% के अनुपात में टिकट देकर पिछड़े वर्ग को भी अपने में मिला लिया। इससे भाजपा का सामाजिक अधिकार सशक्त हो गया है। इसी के साथ मायावती की उत्तर प्रदेश और दलितों से दूरी, सपा की अंतर्कलह और राजनीतिक निष्क्रियता, कांग्रेस का प्रदेश में लगातार पतन, जातिवादी राजनीति के ऊपर हावी होती विकास की राजनीति आदि वो कारण हैं जिससे आगामी चुनावों में बीजेपी के जनाधार में कमी आने की संभावना नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर के कॉरिडोर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हिंदू वोटों को तोड़कर जातीय समीकरण साधना क्षेत्रीय दलों के लिए कोई आसान काम नहीं है। हाँ, जैसा अक्सर चर्चा में आता है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, अगर वाकई ऐसा हुआ तो मुस्लिम वोटों का बिखराव बीजेपी के लिए वरदान भी बन सकता है। फिर भी प्रमुख दलों को ओवैसी के प्रवेश को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ओवैसी के अलावा जहां तक बात अरविंद केजरीवाल के यूपी विधानसभा चुनावों में उतरने की है, तो यूपी में आम आदमी पार्टी खबरों में तो बनी है, लेकिन जमीन पर नहीं है। इसके लिए समय, संसाधन और मैन पावर चाहिए। ये तीनों ही आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। आम आदमी पार्टी को कुछ शहरी इलाकों में सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन उसका इतना बड़ा होना मुश्किल है जो उसे सीट जिता सके। आपकी पूरी लीडरशिप दिल्ली में सक्रिय है। पार्टी के नेता यहां लंबे समय से काम कर रहे हैं, जबकि यूपी में पार्टी की ओर से सिर्फ संजय सिंह सक्रिय हैं, वो भी ज्यादातर दिल्ली में रहते हैं। दूसरी वजह, दिल्ली एक छोटा राज्य है और ज्यादातर इलाके शहरी हैं, जबकि यूपी दिल्ली की तुलना में करीब 11 गुना बड़ा है। यहाँ की 72% आबादी गाँव में रहती है। आपको जीतने के लिए इन इलाकों तक पहुंच बनानी होगी, जो फिलहाल नहीं है।
तीसरी और सबसे अहम बात, यूपी की राजनीति में जाति का फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यूपी में आपके पास लीडरशिप के नाम पर सिर्फ ठाकुर नेता संजय सिंह हैं। जब तक यूपी में उनके पास क्षेत्रवार, जातिवार नेता नहीं होंगे, तब तक सफलता उनसे कोसों दूर है। इन्हें दलित, यादव, कुर्मी, मुस्लिम फेस इत्यादि चाहिए होंगे जिनकी अपने इलाके में पकड़ हो। इससे ये साफ है कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी ही गेम चेंजर साबित होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।